हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, ये क्लास सीरीज आपकी जुडिशरी, जेएलओ, एपीओ, बैंकिंग, एलएलबी एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये लेक्चर आपका पार्ट नंबर 7 है। ये कंटिन्यू सीरीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन की चलाई हुई है, उसका पार्ट नंबर 7 है। स्टूडेंट, आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हों, जिसमें हमने देखा पार्ट नंबर 1 यूनियन ऑफ इंडिया, कि भारत एक आपका राज्य है, वह राज्य का क्या है, समूह है। ठीक है। फिर हमने देखा नागरिक, कि हम किसको अपना सिटीजन मानेंगे, किसको हम नागरिक मानेंगे। फिर हमने बात की फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है। और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स का आज ये कंटिन्यू सीरीज है, जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 17 की। स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 हमें बताता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब कि अस्पष्टता का उन्मूलन। अस्पष्टता का उन्मूलन। ठीक है। स्टूडेंट, आप हमें बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। बेयर एक्ट के अगर हम वर्डिंग्स देखें तो हमें मिलता है वहाँ पे अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, कि जो अस्पष्टता है आपका, उसका क्या है, उन्मूलन है। ठीक है। अगर कोई पर्सन इसकी प्रैक्टिस भी करता है, ठीक है, तो वह इसका अगर कोई अभ्यास भी करता है तो वह क्या है, आपका निषेध है। ठीक है, वह आपका क्या है, निषेध है। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस। अगर कोई पर्सन इसका क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, इसका एनफोर्समेंट करता है, तो वह क्या माना जाएगा, आपका अपराध माना जाएगा। यह आपका क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। और ये क्या है, आपका पनिशेबल है। ऐसे अपराध का आपको सजा मिलेगी, मतलब ऐसे अपराध आपका दंडनीय है। ठीक है। और किसके द्वारा दंडनीय है, वह कानून के द्वारा, विद लॉ, कानून के द्वारा क्या है, वह दंडनीय है। ओके। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपका जो संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है आपके पनिशमेंट की, तो एकमात्र आपका आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 17। अगर आप अपना पूरा संविधान देखेंगे तो ऐसा कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो हमें पनिशमेंट की बात करता है, दंड की बात करता है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 है, ये हमें बताता है कि अगर हम अस्पष्टता का अपराध करेंगे, ठीक है, तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। ओके। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल नंबर 17 एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो हमें पनिशमेंट की बात करता है। ओके। स्टूडेंट, हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह किसी के लिए भी क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो उन्होंने जो आर्टिकल नंबर 17 को रोकने के लिए, मतलब अस्पष्टता के अपराध को रोकने के लिए जो कानून बनाया है, उसे हम कहते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ठीक है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है, आपका मुख्य आपका उद्देश्य है कि वह अनटचेबिलिटी यानी अस्पष्टता की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, उसको क्या कर सके, बैन कर सके। अस्पष्टता को क्या कर सके, बैन कर सके। ओके। इस एक्ट का नाम हमने चेंज करके क्या रख दिया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नागरिक राइट्स, नागरिक, एक सेकेंड, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हम इसको कहेंगे। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अब इसका नेम हो चुका है। स्टूडेंट, अगर आपके मेंस में कोई ऐसे आए जिसमें आप अनटचबिलिटी के बारे में बताए, तो आप इस एक्ट का जिक्र वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नाम नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ओके। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अगर हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, अस्पष्टता की, तो यह हमारे संविधान में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। हमने इसके लिए एज सच कोई डेफिनेशन नहीं दी है संविधान के अंदर। ओके। अगर हम अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, यानी हम अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं अगर हम, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे अनटचेबिलिटी में आते हैं, अस्पष्टता में क्या क्या अपने ऑफेंस आते हैं। ठीक है। हमारा एक केस आता है, केस का नाम है आपका पीपल यूनियन फॉर रिपब्लिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982।
इस केस को हम कहते हैं आशियाड प्रोजेक्ट वर्कर्स केस। आशियाड प्रोजेक्ट वर्कर्स केस, ठीक है। इस केस में आपको कहा गया था कि जो आर्टिकल नंबर 17 है आपका, वो आपका प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट, आपको पता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसकी ड्यूटी है? वो स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है, कि स्टेट उनको एनफोर्स कराए। लेकिन हमारा आर्टिकल नंबर 17 एक ऐसा आर्टिकल है जो किसके ऊपर ड्यूटी है? ये ड्यूटी आपकी इंडिविजुअल्स पे भी है, व्यक्तियों पे भी ये ड्यूटी है कि वह क्या कराए, इस आर्टिकल का क्या कराए, एनफोर्समेंट कराए, इन्हें लागू कराए, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ आपसे कि जो आर्टिकल नंबर 17 है, ठीक है, वह अपराध आपके इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। ये अपराध आपका इंडिविजुअल्स के वो खिलाफ भी है, ठीक है। इंडिविजुअल पे भी ड्यूटी है कि वह आर्टिकल नंबर 17 का प्रोटेक्शन करे। ओके, ये आपके हिंदी में नोट्स है। आर्टिकल नंबर 18 आपकी बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की आपकी बात करता है आर्टिकल नंबर 18, मतलब उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों से स्टूडेंट आप क्या समझते हैं? स्टूडेंट, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, एक फ्रीडम फाइटर है अपने राजा राम मोहन रॉय। स्टूडेंट, इनका नेम है राम मोहन रॉय, लेकिन इनको उपाधि मिली थी राजा की, ठीक है। इनको उपाधि मिली थी राजा की, तो ये इनकी क्या हो गई है? टाइटल हो गया है, उपाधि हो गई है। जैसे महात्मा महात्मा गांधी, ठीक है। तो गांधी अच्छा सरनेम हो गया, और ये जो महात्मा है ये इनकी क्या हो गया है? टाइटल हो गया। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी, उनका टाइटल क्या हो गया? महात्मा हो गया। तो ये सब क्या थे? टाइटल थे, ठीक है। तो जब अपना देश आज़ाद हुआ उससे पहले पीपल्स को क्या मिलता था? टाइटल दिया जाता था, ठीक है। संविधान के आने से पहले क्या थे? पर्सन्स को टाइटल मिलते थे। गवर्नमेंट उनको क्या देती थी? टाइटल्स देती थी, ऐसी उपाधियाँ देती थी। तो आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि संविधान के आने के बाद से ऐसा कोई भी टाइटल किसी भी पर्सन को नहीं दिया जाएगा। अब देखिए आप आपकी बेडाक्ट लैंग्वेज क्या कहती है? नो टाइटल, कोई भी टाइटल नहीं, नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कंफर्ड बाय द स्टेट, कि कोई भी उपाधि आपको नहीं दी जाएगी, बस आपको मिलिट्री टाइटल्स जैसे कर्नल, ठीक है, जनरल, कर्नल, जो आपके मिलिट्री के डिपार्टमेंट होता है अलग अलग, ठीक है, लेफ्टिनेंट, ये सब पर्सन हम मिलिट्री के डिपार्टमेंट में हम इनको उपाधि देते हैं। वो टाइटल या कोई एकेडमिक टाइटल है, जैसे पर्सन अपने नेम के अगले लगाते हैं पीएचडी, डॉक्टर, एडवोकेट्स, ये वाली जो टाइटल्स होते हैं ये एकेडमिक टाइटल है कि स्टूडेंट ने क्या की? स्टडी की और ये टाइटल अचीव किया। इन टाइटल्स को छोड़ के जितने भी टाइटल हमारे पास्ट में रहे थे, जैसे कि राजा, महात्मा, इस टाइप के जो टाइटल्स गवर्नमेंट देती थी, उनको अब नहीं दिया जाएगा। ओके, ऐसा कोई टाइटल गवर्नमेंट नहीं देगी, स्टेट नहीं देगी, बाय द स्टेट नहीं देगी, ठीक है। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी देश से कोई भी टाइटल नहीं लेगा, ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी देश से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एक भारत का नागरिक नहीं है, शैल वाइल ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसर्न ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। स्टूडेंट, जो नॉन सिटीजन है, इंडिया के नागरिक नहीं है, लेकिन वह इंडिया में ही काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में ही वह क्या कर रहे हैं? कोई भी ऑफिस होल्ड कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है, कोई मतलब कोई पद पे बैठे हैं, या कोई मतलब कि यहाँ पे काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कोई काम चल रहा है, या कोई ट्रस्ट में न्यास में कोई कार्य कर रहे हैं, और वह है कौन? वह नॉन सिटीजन है, भारत के नागरिक नहीं है। अगर वह किसी विदेशी कंट्री से, ठीक है, अगर वह किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल लेना चाहते हैं तो उन पर्सन को पहले आपके परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की।
कोई विदेशी है, उसे फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल लेना है तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, अगर वह इंडिया में क्या करते हैं, कोई ऑफिस होल्ड करके बैठे हैं, कोई पद पे बैठे हैं, ठीक है, या कोई न्यास या ट्रस्ट वह संभाल रहे हैं। तो कोई डिफिकल्ट नहीं, आई थिंक आपको समझ आ रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज है बेल एक्ट की, ठीक है, आप समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसर्न ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्यूलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड ऑफ अंडर फॉरेन स्टेट। इन्होंने कहा कि अगर आपका कोई भी पर्सन जो विदेशी नागरिक है, ठीक है, और वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेके बैठा है या ट्रस्ट लेके बैठा है, चाहे वह विदेशी है या सिटीजन है, चाहे वह नागरिक है या नहीं है, और वह इंडिया का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, मतलब इंडिया के किसी पद पे बैठा है वह, या किसी न्यास में वह उसका होल्ड करता है, ठीक है, ट्रस्ट को कोई होल्ड करता है, तो वह किसी प्रेजेंट गिफ्ट एम्यूलमेंट्स, ठीक है, या ऑफिस को लेने से पहले परमिशन लेगा आपकी प्रेसिडेंट की। अगर उसे किसी और फॉरेन कंट्री से कोई गिफ्ट भी लेना है, ठीक है, कोई और काइंड या कैश में उनको कोई गिफ्ट भी लेना है, तो क्या करेंगे, पहले प्रेसिडेंट की आपकी सहमति लेंगे। ओके। उपहार, वेतन या पद स्वीकार करना है तो पहले क्या करेंगे, पहले आपकी प्रेसिडेंट की परमिशन लेके और फिर वह वैसे पद स्वीकार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपके इसके दो केस आएंगे। पहला केस आपका है अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015 का केस। अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015 का केस आपका आता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट symbol of authority warning importance in vehicle should not be used in any egalitarian society where all individuals have equal dignity and status। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कोई अथॉरिटी का या फिर कोई वार्निंग या इम्पोर्टेंस का, जब हम मान के चलते हैं कि हर पर्सन इक्वल है सोसाइटी में, तो किसी और पर्सन को प्रेफरेंस देने के लिए, किसी और पर्सन को ऊंचा दिखाने के लिए हम ऐसे सिंबल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका केस है। ओके, अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट आपका केस आता है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस आता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट national award would not be amount to title within Article 18 कि नेशनल अवार्ड्स को आपके हिंदी में अगर मैं बात करूँ, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार को आपके उपाधियों के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, कि अगर किसी भी पर्सन को भारत रत्न पद्मश्री से सम्मानित किया है, तो न्यायालय ये भी कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रयोग प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जाएगा, तो वह पर्सन अपने नेम के आगे ऐसा टाइटल नहीं लगा सकता है, ठीक है। ओके, मैं दोबारा समझा देती हूँ कि जैसे कोई भी आपके राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न, ठीक है, या फिर आपका पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, ऐसे जो आपके टाइटल्स होते हैं, इन्हें हम क्या मानते हैं, नेशनल अवार्ड्स मानते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके नेशनल अवार्ड्स हैं, लेकिन कोई पर्सन ये टाइटल अपने नेम के आगे नहीं लगा सकता है, ठीक है। हम किसी को संबोधित करने के लिए कह देते हैं कि पद्मश्री विजेता है, ऐसे करके हम उनको संबोधित कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसे टाइटल्स का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। हम उनको ऑनर में कह देते हैं कि इन पर्सन को ये मिला, लेकिन उनके नेम के आगे हम पर्टिकुलर ये टाइटल लगाएंगे नहीं। ओके, ये आपका केस था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इस आर्टिकल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका केस आता है। आई होप आपको समझ आया होगा आर्टिकल नंबर 17 जो बात करता है आपकी अनटचेबिलिटी की, अस्पष्टता की, और आर्टिकल नंबर 18 जो बात करता है आपके टाइटल्स की।
अस्पष्टता की अगर हम बात करें तो अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी अस्पष्टता करता है तो वह एक अपराध माना जाएगा। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। हाँ, उन्होंने कानून बनाया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, 1955 का आपका एक्ट है। अगर हम बात करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 18 की, जो बात करता है आपके टाइटल्स की, तो पहला कि कोई पर्सन किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं लेगा, लेकिन अगर इसका कोई मिलिट्री टाइटल है, ठीक है, सैनिक कोई इसका टाइटल है, उपाधि है, या फिर कोई उसकी एकेडमिक उपाधि है, तो वह वो ले सकता है। अगर कोई भी पर्सन जो सिटीजन नहीं है, जो सिटीजन है इंडिया का, वो किसी विदेशी कंट्री से कोई टाइटल नहीं ले सकता। थर्ड पॉइंट कि अगर कोई नॉन सिटीजन है इंडिया का और वो इंडिया का कोई ऑफिस होल्ड करके बैठा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर उसने होल्ड किया हुआ है, तो वह टाइटल लेने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेगा। कोई भी पर्सन अगर उसको फॉरेन स्टेट से कोई गिफ्ट मिल रहा है, जैसे आप देखते हैं कि पीएम है या पीएम या कोई और पर्सन है, अगर वो फॉरेन कंट्री में उनको उसका मतलब कि बेस्ट अवार्ड मिलते हैं, तो वो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेते हैं और फिर वह अवार्ड रिसीव करते हैं। तो यही बात इन्होंने कही है कि अगर किसी पर्सन को, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कोई पर्सन, सिर्फ पर्सन लिखा है, ना सिटीजन ना नॉन सिटीजन, अगर किसी पर्सन को जो इंडिया का कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके बैठा है, अगर उसे कोई फॉरेन कंट्री कुछ टाइटल दे रही है, तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपकी प्रेसिडेंट की। ओके, इनके आपके दो केस आते हैं। ये दो केस यहाँ पे है, जिसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का आपका केस आता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका फंडामेंटल राइट्स का। आर्टिकल नंबर 19 एक ऐसा आपका आर्टिकल है, ठीक है, जो अपने अंदर बहुत सारी फ्रीडम्स लेके बैठा है। बेयर एक्ट में जितनी फ्रीडम्स लिखी हुई है वो तो इसके अंदर इंक्लूड होती है, इससे रिलेटेड भी आपके कई केसेस आते हैं, ठीक है, जो कि आपके डायरेक्टली मेंस में पूछे जाते हैं। प्री में भी केस के थ्रू हम पूछ लेते हैं, लेकिन जो आपके मेंस के टॉपिक बनते हैं वो मेनली इनसे ही बनते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको देखेंगे। आज टॉपिक हमारा होता है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 आपकी बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। ये हमें संरक्षण देगा कुछ मुख्य मुख्य अधिकारों की। ठीक है, हेडिंग आपकी ये कहती है जैसे राइट टू फ्रीडम एटसेट्रा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। स्टूडेंट, मैंने आपके जो बेयर लैंग्वेज है उसको मैंने मिक्स करके लिखा है। ठीक है, तो आप पहले देखिए आपके 19, ये आपका पॉइंट है 19(1)(a), इसको आप ऐसे लिखेंगे 19(1)(a), 19(1)(a। अगर आप अपना बेयर देखेंगे उसमें देखेंगे आर्टिकल नंबर 19 का सबसेक्शन 1 का क्लोज ए। ठीक है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप पाएंगे उसकी डेफिनेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हिंदी में आप इसे कहेंगे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, कि एक पर्सन के पास स्वतंत्रता है कि वह क्या कर सकता है, बोल सकता है और अपने भावों को, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, पहले आपका ये है। ठीक है, फिर स्टूडेंट आप देखेंगे, आपने देखा आर्टिकल 19(1)(b). अगर आप आर्टिकल 19(1)(b) की बात करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि आर्टिकल 19(1)(a) के इन पॉइंट्स के होते हुए भी, ठीक है, सॉरी 1(b) नहीं, 19(2) देख लीजिए आप बेयर एक्ट में 19(2) की बात अगर हम करते हैं तो ये हमें ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होने के बाद भी हमने कुछ इस पे अपनी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, हमने कुछ इन पे पाबंदियाँ लगाई है। ठीक है, तो वो पाबंदियाँ किस किस बेस पे हम लगाते हैं। नथिंग शैल बी इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। कहते ये हमारी जो, हम किसी भी राज्य को, हम किसी भी स्टेट को, ठीक है, हम अपनी स्टेट को, अपने कंट्री को, पार्लियामेंट को ये मना नहीं करते कि आप कानून बनाएं। उनके पास अधिकार है कानून बनाने की, ठीक है, और इन कानून को लागू करने की, कि अगर किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है तो वह उन्हें प्रोटेक्शन दे। ठीक है, परंतु वह इस बात का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, हमने उन पर क्या लगाई है, हमने उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर स्टेट को ऐसा लगता है, स्टेट की ड्यूटी है, अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि हमारा क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड
इंटीग्रिटी हमारी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। ठीक है, हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी प्रभावित हो रही है, यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता को क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है इस अधिकार से। ठीक है, या फिर पहला पॉइंट आपका ये है स्टूडेंट, ये आपके पॉइंट्स है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए अपने बैरेक्ट में। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, भारत की सिक्योरिटी पे, ठीक है, सुरक्षा पे अगर कोई होता है हमला इस अधिकार के कारण। नेक्स्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री, कि हमने किसी और राज्य इसके साथ क्या बना रखी है, हमने फ्रेंडली रिलेशन बना रखे हैं। ठीक है, विदेशी जो हमारी कंट्री है उनके साथ हमने फ्रेंडली रिलेशन बना रखे हैं, और सिर्फ इस अधिकार के कारण उसका हनन हो रहा है तो, या पब्लिक ऑर्डर का या डिसेंसी का या मोरालिटी का अगर हनन हो रहा है, ठीक है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है, डिफॉर्मेशन या इंसिटमेंट हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि अब हमें इस राइट पे क्या लगाना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। हिंदी में देखें तो संप्रभुता, अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रिक संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, न्यायालय की अपमान, मानहानि, अपराध के लिए उकसाने के लिए समन्वय राज्य द्वारा, अगर ऐसे पॉइंट्स आपके आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम किसी भी पर्सन की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बाउंड कर सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। 3 पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये नाम याद कर लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो पूछ सकते हैं आपसे कि अगर इनके अलावा उन्होंने कुछ और पॉइंट लिख दिया, वो पूछा कि क्या ये पॉइंट आपके रिस्ट्रिक्शन में आता है, तो वहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, इसलिए आप एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और आपको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है 19(1)(b). 19(1)(b), ठीक है, 19(1)(b) आपकी बात करता है टू असेंबल पीसली एंड विदाउट आर्म, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना। अगर हम कहीं पे धरना करते हैं, आप देखते हैं कि जो पीपल ऑफ इंडिया है वो कई बार क्या करते हैं, धरना देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पीसफुली जगह पे जाके बैठ जाते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं होता, कोई उनके पास कुछ और नहीं होता। ठीक है, जिससे दंगा ज़्यादा बढ़े, वह पीसफुली क्या करते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, पीसफुली होना चाहिए और बिना किसी हथियार के होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट को लगता है कि ऐसा कुछ पॉइंट हो रहा है जो मैं बताऊंगी अभी आपको, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं और इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, पहला वही पॉइंट, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता पे अगर उनका हनन हो रहा है तो पब्लिक ऑर्डर का, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेस ऑफ द राइट कन्फर्ड। ठीक है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपके, संप्रभुता और अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिक के हित में। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से पढ़िए इनको और ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, 9(1)(c) आपकी बात करता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है यूनियन बनाना या एसोसिएशन संगठन बनाना, वो चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना चाहता है, तो हाँ वह बना सकता है, लेकिन फिर वही पॉइंट, ये उससे क्या नहीं होना चाहिए, संप्रभुता और अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इनके साथ इनका हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिक, इनका हनन नहीं होना चाहिए। अगर इनका हनन नहीं हो रहा है तो हाँ आप जरूर ये चीज़ें बना सकते हैं, एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना डिफिकल्ट आई थिंक आपको नहीं लग रहा है, आसान लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक पर्सन क्या कर सकता है, भारत में कहीं भी फ्रीली घूम सकता है। ठीक है, आराम से घूम सकता है, उसे कोई पाबंदी नहीं है उस पर। या फिर वो क्या कर सकता है, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या वो किसी भी जगह पे जाके रह सकता है, सेटल हो सकता है। ठीक है,
किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर सेटल हो सकता है, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वह फ्रीली मूव कर सकता है। ऐसा उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इन पे फिर हमने क्या लगाई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है। इन पे भी हमने क्या लगाई है, पाबंदी लगाई है। अगर वो क्या करता है, अगर वो हनन करता है किसका, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अगर वह जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को हानि पहुंचाता है, आम जनता के हित को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, ठीक है, तो हम उसका क्या लगा सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं। या फिर कई एरिया ऐसे हैं जो कि हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए हमने सुरक्षित कर रखा है कि इस एरिया में कोई भी विदेशी, मतलब कि विदेशी क्या, कोई भी अदर राज्य के पर्सन यहाँ पे आके नहीं रहेंगे, ठीक है, आउटसाइडर यहाँ पे आके नहीं रहेंगे। ये एरिया पर्टिकुलर हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। हमने इस एरिया को क्या कर दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दिया। तो ऐसी एरिया में अगर कोई पर्सन जाके रहता है तो हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अन्यथा हम इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। आप कहीं पे घूम सकते हैं, किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी पर्सन किसी प्रकार का प्रोफेशन क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। जो हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन या ट्रेड आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके, इनमें क्या है स्टूडेंट आपको कि हम जो स्टेट है आपके वो पाबंदी लगा सकते हैं, वही बात, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि ऐसा कोई प्रोफेशन वगैरह क्या है, किसी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, कि इस काम को करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है, कुछ आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप ये काम कर सकते हैं, तो हाँ, हम आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS किया होना चाहिए, एडवोकेट बनने के लिए आपको LLB की होनी चाहिए, तो हम ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन आप पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, टू कैरी ओन बाय द स्टेट और कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय द स्टेट और ट्रेड्स विद द एक्सक्लूशन कंडीशन ऑफ। इन्होंने कहा कि हम कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, ठीक है, आपसे क्या करा सकते हैं, आपसे हम पार्शली या कंप्लीट रूप से हम चाहेंगे कि आप इनको सर्विसेज दे, ठीक है, तो हम आपसे कोई क्वालिफिकेशन मांग सकते हैं, उसके लिए भी हम आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ओके, कोई निगम आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कोई व्यवसाय, उद्योग या सेवा है तो वो भी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है और आपसे कोई क्वालिफिकेशन मांग सकता है। स्टूडेंट, ये आपके केस लॉज आते हैं आर्टिकल नंबर 19 से लेके, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केस लॉज का। ये केस लॉज आप हर एक टॉपिक में अपने ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी जहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही है तो वहाँ पे ये आप टॉपिक ऐड ऑन कर सकते हैं और ये इंडिविजुअली भी आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। पहला टॉपिक, आपका पहला केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपकी बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑफ एसेंशियली ऑन फ्री डिबेट एंड ओपन डिस्कशन। इन्होंने कहा कि अगर हमारा जो राज्य है वह एक गणराज्य है, ठीक है, हमारे पास क्या है, लोकतंत्र है, अगर हमारे पास, तो हमारे पास अधिकार है किस बात का, कि हम फ्री डिबेट कर सकते हैं, हम जब चाहे किसी भी टॉपिक पे डिबेट कर सकते हैं और अपना जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसे हम ओपनली रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी डिस्कशन हम ओपनली कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, हमारे पर कोई बाउंडेशन नहीं है, तभी हम मानेंगे कि हम एक लोकतंत्र राज्य है, ठीक है। एवरी सिटीजन मस्ट बी, हर जो सिटीजन है, हर जो नागरिक है वह क्या होना चाहिए, टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर कोई भी नागरिक चाहता है कि वो लोकतंत्र आपके जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे तो हाँ, उसके पास अधिकार है बोलने का। एंड इन ऑर्डर टू अनेबल हिम टू इंटेलिजेंटली साइज इज राइट ऑफ मेकिंग अ चॉइस, उसके पास राइट है कि वह क्या कर सकता है, चॉइस का अधिकार उसके पास, किस चीज़ को चूज़ करने का, फ्री एंड जनरल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का। नॉर्मल बात कही जाए तो इस केस में कहा गया कि आपके पास स्पीच का राइट है, ठीक है, आप डिबेट कर सकते हैं, आप अपने
जो आपकी डिस्कशन है उसको क्या कर सकते हैं, ओपनली क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट हिंदी में लिखा हुआ है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। नेक्स्ट आपका केस आता है रोमेश थापा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1950। रोमेश थापा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1950 का आपका मामला आता है। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, राइट टू स्पीच। इसका मतलब ये बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार आपके पास है। वो कैसे हो सकता है, चाहे आप मौखिक रूप से बताएं, चाहे आप लिखित रूप से, प्रिंट करके, पिक्चर के किसी भी मैनर में अगर आप अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाय माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स, किसी भी रूप में आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं थॉट्स। ऐसे आपका केस आ गया रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1950। नेक्स्ट केस आपका आता है राधा मोहन लाल वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। इसमें भी सेम बात की गई आपकी कि हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास राइट है कम्युनिकेट करने का, कि हम अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा कर सके और उसे पब्लिश कर सके। ठीक है, उसे बता सके लोगों को। तो हमारे पास अधिकार है किसका, कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेट करने का अधिकार की बात अगर आपसे की जाए, ठीक है, तो हम किस में जाएंगे, राधा मोहन लाल वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट केस में हम जाएंगे, वार्तालाप करने की आपका अधिकार। फिर आपका आता है टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस MTNL 1995 का केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अधिकार है स्पीच और एक्सप्रेशन का। ठीक है, हमारे बोलने का अधिकार है, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, जिसमें हमारे पास लिसन का अधिकार भी आता है, सुनने का अधिकार भी हमारे पास इसमें इंक्लूड है, पढ़ने का अधिकार भी और जानने का अधिकार भी, और शेयर करने का अधिकार। 4 तरह के अधिकार दिए, सुनने का, पढ़ने का, जानने का और अपने विचारों को शेयर करने का। ठीक है, ये सब अधिकार हमारे इस अधिकार में सम्मिलित है। ओके, फिर स्टूडेंट आपके केस आते हैं, ये आपके 2-3 केस है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट केस आपका आता है रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2012। रामलीला मैदान केस हम इसे कहते हैं। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वाइल इट इज नेसेसरी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इज आल्सो नेसेसरी टू प्लेस सम रिस्ट्रिक्शन। वही बात कि अगर हम फ्रीडम ऑफ राइट और एक्सप्रेशन किसको दे रहे हैं, राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन अगर हम किसी को दे रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाएं। ठीक है, अगर कहीं पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, ताकि कोई भी इसका राइट्स का ज़्यादा यूज़ ना करे। ठीक है, उसे वैसे अपने राइट्स का ही ले। रामलीला मैदान का केस आपका ये कहता है। ओके, नेक्स्ट केस आपका आता है कि श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस। 2015 का केस आपका श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा इट मस्ट रिस्ट्रिक्ट ओनली टू व्हाट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। इन्होंने कहा कि हम रिस्ट्रिक्शन वहीं लगाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी हो। ठीक है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। और ये आपका केस है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस। ओके, नेक्स्ट मामला आपका आता है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का। 2021 का मामला है आपका अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल नंबर 19(1)(a) कैन नॉट बी प्लेस्ड इनटू सर्विस फॉर defeating the fundamental rights guaranteed by Article 21 of the Constitution. If one claim the right to speech, the other have right to listen and to decline to listen. Most important line आपकी इस आर्टिकल से, इसमें कहा कि अगर एक पर्सन का अधिकार है बोलने का, तो दूसरे पर्सन का अधिकार है कि वह अगर सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहे तो ना सुने। ठीक है, अगर मेरे पास अधिकार है स्पीच करने का, बोलने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मेरे पास अगर अधिकार है, तो सामने वाले पर्सन के पास भी अधिकार है कि वह अगर सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहता तो वो उसे मना भी कर सकता है। ठीक है, राइट टू लिसन सुनने का अधिकार, या डिक्लाइन टू लिसन मना करने का अधिकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ऐसी लाइन से आपकी प्री में पूछी जाती है। ठीक है,
ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट केस आपका आता है प्रिंटर्स माइसोल लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1994 का केस। प्रिंटर टैक्स एक्ट आपका 1994 का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट स्पेशली ग्रांटेड एज अ फंडामेंटल राइट। हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं पे फंडामेंटल राइट में स्पेसिफिक लिखा नहीं है कि आपके पास प्रेस का अधिकार है, मतलब कि जो ये न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता हमारा फंडामेंटल राइट्स में हमने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की, तो हम ये अपनी मीडिया को ये अधिकार देते हैं कि उनके पास अधिकार है, किसका, प्रेस का अधिकार है, ठीक है। वह न्यूज़पेपर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अपने उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वह अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन, मीडिया, ओके। कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जाए तो ये आपका एक्ट आता है, इसमें ये बात की गई थी। नेक्स्ट आपका एक्ट आता है, केस आता है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1958। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1958। स्टूडेंट ये केस आपके ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आपका टॉपिक आया था कि मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ इंडिया, ठीक है। कि मीडिया हमारा जो है वो चौथा पिलर है, किसका, इंडिया के गवर्नमेंट का। तो जब हमने पर्टिकुलर मीडिया की बात करें तो हमें ये केस वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 2-3 केस आपके अलग से लिखे हैं इसके अंदर प्रेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1958 का केस। उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि लेजिस्लेचर एम टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़ न्यूज़पेपर्स, कि हम न्यूज़पेपर पे रोक नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमने न्यूज़पेपर को अधिकार दिया कि आपके पास एक्सप्रेस करने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार आपके पास है फ्रीडम ऑफ प्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हम फिर भी आप पे क्या पाबंदी लगा सकते हैं, किसको लेके, लेजिस्लेचर अगर चाहे तो वह इन मैटर्स पे क्या कर सकते हैं, पाबंदी लगा सकती है कि कितने घंटे काम कराया जाएगा, कितनी मिनिमम वेजेस दी जाएगी, कितनी छुट्टियां दी जाएगी, ये सब आपके 19(1)A में आएगा, ठीक है। हम इन चीज़ों पे पाबंदी लगा सकते हैं और ये आपका 19(1)A का वॉयलेशन नहीं समझा जाएगा। लेजिस्लेचर ये काम कर सकती है, ओके। इंटरफेयर कर रही है ना वो इसके अंदर, वो आपके न्यूज़ रिपोर्टर्स में क्या कहते हैं, इंटरफेयर कर दिया है, ठीक है। लेकिन वो इंटरफेयर उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह में नहीं कर रही, वो उनके डूइंग ऑफ वर्क में कर रही है, ठीक है। कंडीशन ऑफ वर्क और डूइंग ऑफ वर्क में वह इंटरफेयर कर रही है। नेक्स्ट आपका आता है केस ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950 का केस। ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950 की केस में कहा गया imposition of free censorship of on a journal is restriction on liberty of press which is essential part of speech and expression। अगर हमने किसी जर्नल पे, कोई आपके न्यूज़पेपर वगैरह पे अगर हमने क्या लगाई है, सेंसरशिप लगाई है, ठीक है, रोक लगाई है, तो वो आपके लिबर्टी ऑफ प्रेस पे भी रिस्ट्रिक्शन मानी जाएगी कि हमने किसी कारणवश क्या कर दिया, हमने कह दिया आज से ये न्यूज़पेपर बंद है, ठीक है। तो वह माना जाएगा कि हमने क्या किया, प्रेस की स्वतंत्रता पे भी रोक लगा दी है, ठीक है। इस केस में कहा गया था आपका कि हमने प्री सेंसरशिप पर लगाया कि इन मामलों को कोई भी न्यूज़पेपर हाईलाइट नहीं करेगा, तो हम मान के चलेंगे कि हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस पे भी क्या लगाई है, रोक लगाई है। नेक्स्ट केस आता है आपका दामयंत्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दामयंत्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 का आपका मामला आता है, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कि अगर कोई पर्सन क्या बना रहा है, कोई एसोसिएशन बना रहा है, ठीक है, द पर्सन फॉर्मिंग द एसोसिएशन हैज आल्सो द राइट टू कंटिन्यू टू बी एसोसिएटेड विद ओनली दोज होम दे वर वॉलंटरी एडमिट द एसोसिएशन। कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि मैंने बनाया एक एसोसिएशन, मैंने बनाई अपनी संस्था, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उन व्यक्तियों के साथ ही उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ कि जो उस संस्था में ऑटोमेटिक आगे जुड़े हैं, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि जो पर्सन मेरी संस्था से ऑटोमेटिकली वॉलंटरली खुद से आगे जुड़ा है, मैं उनके साथ ही कंटिन्यू करूँ, तो मेरे पास ये अधिकार है कि हाँ मैं उन्हीं पर्सन के साथ क्या करूँ, कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तब मैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ कि ये संस्था मेरी है, तो मैं जो चाहूँगी वही पर्सन इसमें ज्वाइन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस आपका आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह एंड अदर का केस।
Supreme Court struck down the provision of Constitution 97th Amendment Act 2011 to the extent it introduced Part 9B in the Constitution to deal with the cooperative society. The court unanimously held that the 97th Constitution Amendment required ratification by at least half of the state legislature as per Article 368. इसमें कहा गया कि हमारी जब 97th संविधान संशोधन हुआ उससे हम लेके आए पार्ट 9B। स्टूडेंट आप पार्ट देखेंगे 9B जो, तो आपको पता लगेगा वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ठीक है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हमें प्रोविजंस देता है, ठीक है, पार्ट 9B। तो ये आया किससे? ये आया आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। 97th अमेंडमेंट एक्ट से ये आया और ये लेके आया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें कोर्ट ने कहा कि जो आपका 97th अमेंडमेंट आया है ना, वो क्या है, उसके अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन, कुछ आपको चेंजेस की ज़रूरत है। क्यों चेंजेस की ज़रूरत है? क्योंकि ये जो आपका 97th अमेंडमेंट आया है वो कैसे नहीं आया, उसके अंदर हमें चाहिए थी स्टेट लेजिस्लेचर, जो आपकी राज्य विधानसभा होती है, ठीक है, राज्य की जो आपकी विधानसभा होती है उसकी हमें 1.5 परमिशन भी चाहिए थी, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके राज्य में तो काम करेगी, अलग अलग स्टेट में ही तो काम करेगी, तो इसके लिए हमें चाहिए थी हाफ ऑफ द परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमें इसके अंदर कुछ बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड क्या किया, कुछ उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई, कोई बाउंडेशन हमने उस पर लगाई, तो ये मामला भी हमने इसमें लिख दिया है। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह एंड अदर केस 2021 का। ओके, तो स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही था। हमने आज देखा आपका आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 18 टाइटल अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रीडम, ठीक है। ये आपके स्टूडेंट आज का लेक्चर था। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया है। पीपीटी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करती हूँ, समझाती भी मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हूँ, ताकि जो आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छा मैटर मिल सके। ओके, थैंक यू आज के लेक्चर के लिए, और आप ऐसी मेरी वीडियोस देखते रहिए, और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द कि मैं आपका संविधान पूरा कराऊँ। ओके, और हमारे माइनर एक्ट्स आपको पता है स्टूडेंट चल ही रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप उन्हें भी साथ देखते रहिए। एग्ज़ाम आपका आएगा, फिर आप एकदम सारे पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप 1 बाय 1 करके इन सीरीज़ को देखिए और इन्हें साथ याद भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।